सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत। आज हम करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल, थर्ड चैप्टर ऑफ नाइन्थ क्लास, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एंशियंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। जो प्राचीन भारतीय और यूनानी फिलोसफर थे वो हमेशा हैरान रहते थे मैटर के अनसीन और अननोन फॉर्म के बारे में। द आइडिया ऑफ इंडिविजिबिलिटी ऑफ मैटर was considered long back in India around 500 BC। 500 BC से पहले के करीब जो था वो मैटर की डिविजिबिलिटी का आइडिया जो था वो आ गया था। इंडियन फिलोसफर महर्षि कणद, एक जो भारतीय फिलोसफर थे महर्षि कणद, postulate that if we go on dividing matter we shall get a smaller and smaller particles। महर्षि कणद ने ये बात कही थी कि अगर हम मैटर को, पदार्थ को छोटे से छोटे भाग में तोड़ते जाएंगे तो हम उसका छोटे से छोटा कण जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अल्टीमेटली a stage will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible। और छोटे से छोटा पार्टिकल करते 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 एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि जिससे आगे उसका पार्टिकल करना या उसको तोड़ना, उसकी ब्रेक डाउन करना जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। ही नेम्ड दिस पार्टिकल, और जो सबसे छोटा पार्टिकल, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल निकला उसका नाम महर्षि कणद ने दिया परमाणु। अनदर इंडियन फिलोसफर पकुदाकट्यम elaborate this doctrine and said that these particles normally exist in combined form which gives us various forms of matter। एक और भारतीय फिलोसफर हुए पकुदाकट्यम, उन्होंने इसी बात को सहमति देते हुए कहा कि ये पदार्थ, ये परमाणु आपस में मिलकर रहते हैं, कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं और मैटर की वेरियस फॉर्म जो है वो तैयार करते हैं, बहुत सारी फॉर्म जो है वो तैयार करते हैं। अराउंड द सेम इरा, इसी इरा के दौरान एंशियंट ग्रीक फिलोसफर, एक प्राचीन यूनानी फिलोसफर डेमोक्रिटस एंड लुसिपस suggest that if we go on dividing matter a stage will come when the particle obtained cannot be divided further। कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाते हैं तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि उस पार्टिकल को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। डेमोक्रिटस कॉल्ड दिस इंडिविजुअल पार्टिकल एटम। डेमोक्रिटस ने उन इंडिविजुअल पार्टिकल को क्या कहा? एटम कहा। अब यहाँ पे महर्षि कणद ने उन इंडिविजुअल पार्टिकल को कहा था परमाणु, और डेमोक्रिटस ने उसी इंडिविजुअल पार्टी का नाम दिया एटम। ऑल दिस वाज बेस्ड ऑन फिलोसफिकल कंसिडरेशन एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क टू वैलिडेट दिस आइडियाज कुड बी डन टिल 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी तक ये बातें फिलोसफिकल होती रही, सिर्फ किताबों में बातें होती रही, लिखित रूप में बातें होती रही, लेकिन इसका हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रमाण नहीं था। 18वीं शताब्दी के बाद ही इसके ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंटल जो है वो किए गए। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के अंत तक साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट एंड कंपाउंड। जो वैज्ञानिक थे वो ये जान चुके थे कि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या भिन्नता है, and naturally became interested in finding out how and why element combine and what happen when they combine। और वो ये जान चुके थे कि किस तरीके से जो है वो एलिमेंट कंबाइन करते हैं और क्या होता है जब वो कंबाइन करते हैं। एंटोनी एल लवोजियर laid a foundation of chemical science
बाई एस्टेब्लिशिंग टू इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। अब किस तरीके से केमिकल आपस में कंबाइन करते हैं, एलिमेंट कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, इसके ऊपर जब एक्सपेरिमेंट हुए तो एंटोन लवोजियर ने जो थी वो एक इसकी फाउंडेशन रखी, इसकी नींव रखी, इसका आधार रखा और दो लॉ दिए जिनको कि लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन कहा गया। लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, द फॉलोइंग टू लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन वर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटेशन बाय लवोजियर एंड जोसेफ एल प्रोस्ट। ये जो लवोजियर और जोसेफ एल प्रोस्ट के बहुत सारे वैज्ञानिक खोजों के बाद, वैज्ञानिक प्रयोगों के बाद जो है इन दो लॉ को जो वो एस्टेब्लिश किया गया, जिसमें फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कि अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? इज देयर अ चेंज इन मास व्हेन केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। बोला क्या जब केमिकल चेंज होता है तो मास में भी चेंज होता है या नहीं होता है? वो हम इस लॉ के अंदर देखेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 3.1। और देखें इस एक्टिविटी में क्या है। टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमारे पास एक्स वाई सेट दिए गए हैं, 3 सेट दिए गए, हमने इनमें से कोई एक लेना है। उस एक के द्वारा जो हमने एक्सपेरिमेंट करना है, कोई भी एक आप चूज कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। जैसे कॉपर सल्फेट के साथ सोडियम कार्बोनेट ले सकते हैं, बेरियम क्लोराइड के साथ आप सोडियम सल्फेट ले सकते हैं, लेड नाइट्रेट के साथ आप सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं। प्रिपेयर द सेपरेटली अ 5 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ दिस। किसी एक पेयर सब्सटेंस के पेयर का अलग अलग हमने 5% सॉल्यूशन जो वो बना लेना है और x एंड y ईच इन 10 ml ऑफ वाटर, 10 ml वाटर में बनाना है। टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ y इन अ कोनिकल फ्लास्क। जैसे सेटअप में दिखाया गया है, कोनिकल फ्लास्क में हमने सॉल्यूशन y लेना है और जो इग्निशन ट्यूब है हमारे पास, उस इग्निशन ट्यूब में हमने सॉल्यूशन x लेना है और उस इग्निशन ट्यूब को थ्रेड के साथ बांधना है और कोनिकल फ्लास्क के बीच में ऐसे हैंग करना है कि वो उसके दोनों सॉल्यूशन जो वो मिक्स ना हो और ऊपर से हमने उसको क्या लगा देनी है, कॉर्क लगा देनी है। हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क केयरफुली, सी दैट द सॉल्यूशन डू नॉट गेट मिक्स। सॉल्यूशन मिक्स नहीं होने चाहिए। पुट द कॉर्क ऑन द फ्लास्क, फ्लास्क के ऊपर कॉर्क रखो। वेट, अब क्या करना है इसने करने के, वेट द फ्लास्क विद द कंटेंट केयरफुली। उस कंटेंट के साथ जो है फ्लास्क का वेट करिए, कितना दोनों केमिकल्स का वेट कितना बनना है। नाउ टिल्ट एंड स्विल द फ्लास्क। उसके बाद उसको थोड़ा सा टिल्ट करिए ताकि दोनों सॉल्यूशन जो एक्स एंड वाई सॉल्यूशन गेट मिक्स, सो दैट द सॉल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई गेट मिक्सड। व्हेन वेट अगेन, दोबारा उसका वेट करो। व्हाट हैपन इन द रिएक्शन फ्लास्क? रिएक्शन फ्लास्क में क्या हुआ? एक तो रिएक्शन हुई। डू यू थिंक दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? यस, द केमिकल रिएक्शन हैज बीन टेकन प्लेस। व्हाई शुड बी पुट अ कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ द फ्लास्क? फ्लास्क के माउथ के ऊपर कॉर्क क्यों रखा गया? ताकि कुछ भी बाहर ना जाए, वेपर की फॉर्म भी बाहर ना जाए। वंस डज द मास ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट चेंज, क्या जो उसका फ्लास्क का मास था क्या वो चेंज हो जाएगा या उतना ही रहेगा? ऑफ कोर्स उतना ही रहेगा। तो यहां से जो कंक्लूड किया गया वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास किया गया। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास की क्या स्टेटमेंट दी गई? कहा गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास स्टेट करता है दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। की किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो बनता है ना तो टूटता है। इट मीन्स द मास ऑफ द प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट, कि प्रोडक्ट का मास हमेशा जो है वो रिएक्टेंट के मास के बराबर जो है वो रहेगा। दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट इज गिवन बाय एंटोनी लेवोजियर। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, सेकंड लॉ जो है दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या कहता है आओ हम देखते हैं। लेवोजियर अलोंग विद अदर साइंटिस्ट noted that many compounds are
were composed of two or more elements and each such compound had the same element in the same proportion irrespective of where the compound came from and who prepared it. लोवोजियर ने बोला कि एक कंपाउंड जो है वो दो या दो से अधिक एलिमेंट को मिलाने के ऊपर मिलता है और सेम एलिमेंट के द्वारा, वो सेम एलिमेंट ही, एक कंपाउंड में ऐसा नहीं कि एक बार और एलिमेंट डाल दे, दूसरी बार और एलिमेंट नहीं, सेम एलिमेंट ही यूज होंगे और उनकी सेम प्रोपोर्शन, सेम मात्रा में ही हमें वो लेने पड़ेंगे, चाहे एलिमेंट कहीं से भी आए है, चाहे कंपाउंड कहीं का भी है, कैसे भी बनाया जा रहा है, लेकिन उसका अमाउंट और एलिमेंट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए वाटर है, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के बनता है। वाटर चाहे वो दिल्ली का हो, कलकत्ते का हो, बम्बे का हो, चाहे जन्नम का हो, लेकिन वाटर में दो ही एलिमेंट होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो इस बात में ये क्लियर करना चाह रहा था, इन ए कंपाउंड सच एज वाटर, यहां पे फिर वाटर का एग्जांपल ले रहा है कि वाटर जैसे कंपाउंड में द रेशो ऑफ द मास ऑफ द हाइड्रोजन टू द मास ऑफ द ऑक्सीजन, ये रेशो बता रहा है, जो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं उसकी मास की रेशो क्या रहती है, दैट इज 1:8, वट एवर द सोर्स ऑफ द वाटर, वाटर चाहे कहीं का भी है, लेकिन मास की रेशो जो है वो कितनी रहेगी, 1:8 ही रहेगी। 9 ग्राम ऑफ वाटर, अगर हमारे पास 9 ग्राम वाटर है, अगर उसको हम डिकम्पोज करते हैं तो उसमें से 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होगी एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑब्टेन, हमेशा वही मिलेगी। सिमिलरली इन अमोनिया, अगर अमोनिया को देखें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 14:3। तो जो अमोनिया में है, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो हमेशा 14:3 की रेशियो में ही मिलेगी। Whatever the method and source from which it is obtained, उसको बनाने का, तैयार करने का, प्राप्त करने का तरीका कोई भी रहता है, कहीं से भी कोई भी सोर्स रहता है, वो दैट इज नो मैटर। दिस लेड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन विच आल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इस बात ने जो है वो नींव रखी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की, जिसको कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहा गया। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बोथ आर द सेम थिंग। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ही लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहा गया। दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय प्रोस्ट ने इसकी स्टेटमेंट दी, डेफिनेशन दी, और क्या कहा कि इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, कि एक केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास जो है वो प्रेजेंट होंगे। द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय द साइंटिस्ट वाज टू गिव द एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉ। लेकिन अब लॉ को स्टेटमेंट दे दी, बना दिया गया, एस्टेब्लिश हो गए, लेकिन इनकी हमारे पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो थी वो अभी तक नहीं आ रही थी। ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ द मैटर। जॉन डाल्टन जो ब्रिटिश केमिस्ट थे, उन्होंने मैटर के नेचर के ऊपर एक थ्योरी दी, बेसिक थ्योरी दी। डाल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ द मैटर। डाल्टन ने जो डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर का आइडिया वहां से लिया, विच वाज स्टिल देन जस्ट अ फिलोसफी, जब वो सिर्फ फिलोसफी थी, उसी टाइम उसने वो आइडिया कैच कर लिया। ही टुक द नेम एटम, उसने उस पार्टिकल का नाम एटम दिया, एज गिवन बाय द ग्रीक्स एंड सेड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर आर द एटम। और उन्होंने कहा कि जो छोटे से छोटा पार्टिकल होगा मैटर का, वो क्या होगा, एटम होगा। His theory was based on the laws of chemical combination, उसकी थ्योरी लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के ऊपर आधारित थी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी, इसने पूरा व्याख्यान किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का। और यहाँ पे डाल्टन के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि जॉन डाल्टन वाज born in a poor beaver family
इन 1766 इन इंग्लैंड। जो जॉन डाल्टन थे वो इंग्लैंड में 1766 में एक गरीब बुनकर परिवार में जन्मे थे। ही बिगेन हिज करियर एज ए टीचर एट द एज ऑफ 12। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना जो प्रोफेशन था, व्यवसाय था, वो एक अध्यापन कार्य से शुरू किया। 7 years लेटर ही बिकेम अ स्कूल प्रिंसिपल। 7 साल के बाद वो स्कूल के प्रधानाचार्य बन गए। इन 1793 1793 में डाल्टन लेफ्ट फॉर मैनचेस्टर। 1793 में डाल्टन मैनचेस्टर के लिए रवाना हो गए टू टीच मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन कॉलेज। वहाँ पे वो कॉलेज में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने लगे। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ देयर टीचिंग एंड रिसर्चिंग। उन्होंने अपनी जीवन का बहुत सारा समय जो था वो पढ़ाने में और खोजों में व्यतीत कर दिया। इन 1808 ही प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक थ्योरी। 1808 में उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी, विच वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द स्टडी ऑफ मैटर, जो कि एक मैटर की स्टडी में एक पत्थर का मील साबित हुई। एक बहुत बड़ा मोड़ उसने उस स्टडी में लाया। वो सारे अब बात इसके बारे में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर whether an element, a compound or a mixture is composed of smaller particles called atom। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अनुसार कहा गया कि सारे के सारे पदार्थ, मैटर, चाहे वो एलिमेंट है, चाहे कंपाउंड है, चाहे मिक्सचर है, छोटे से छोटे पार्टिकल्स को मिला के बने हुए हैं। और जिस छोटे से छोटे पार्टिकल को कहा गया एटम कहा गया। द पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी मे बी स्टेटेड एज फॉलोज। उन्होंने कुछ एक थ्योरी के पॉइंट दिए। वो पॉइंट इस प्रकार हैं। जो पहला पॉइंट दिया गया, कहा गया ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, कि सारे के सारे मैटर जो हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला के बने हैं और उस पार्टिकल का नाम दिया गया एटम। विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, और ये एटम जो है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। यही एटम, यही छोटे से छोटा पार्टिकल जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये फर्स्ट पॉइंट में डाल्टन ने कहा। सेकंड पॉइंट में कहा एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम को ना तो तोड़ा जा सकता है ना तो बनाया जा सकता है। एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, चाहे मास में भी बराबर होंगे और केमिकल प्रॉपर्टी में भी जो वो क्या होंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। और एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट के एटम जो होंगे वो आपस में डिफरेंट होंगे, चाहे वो बाई मास ले ले चाहे बाई केमिकल प्रॉपर्टी ले ले। एटम कंबाइनिंग द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर रेशो टू फॉर्म अ कंपाउंड। एक कंपाउंड बनाने के लिए होल नंबर रेशो में जो वो एटम कंबाइन करते हैं। द रिलेटिव number and kind of atoms are constant in a given compound. You will study in the next chapter that all the atoms are made up of a still smaller particle। हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो एटम है वो इससे भी छोटे पार्टिकल से बनाए जा सकते हैं। इस चैप्टर का जो आधार है वो यहाँ तक, ये 3 चीज़ें जो हमने आज मेन पढ़ी कि सबसे पहले मैटर क्या चीज़ होता है, एटम क्या चीज़ होता है, परमाणु कैसे बना है, क्या सोच थी पहले, क्या फिलॉसफी थी। उसके बाद लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन बनाया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ें। जो चीज़ आपको समझ नहीं आई वो आप मुझसे पूछ लें। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।